कराची की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, और जब गर्मी में इजाफा होता है तो ज़ाहिर है एसी तो बिकते हैं, लेकिन जो देसी रूम कूलर है चूँकि एसी के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होता है, इसकी मांग में भी इजाफा होता है, इजाफा हुआ है। ये देसी रूम कूलर तैयार कैसे होते हैं, कीमत क्या है, इस हवाले से हुज़ैफा खान की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लू के थपेड़े, पसीने से शराबोर और गर्मी से बेहाल इंसान ठंडक की तलाश में ही रहता है। ऐसे में ठंडी हवा का साथ लाजिम है जो एयर कूलर ही दे सकता है। कराची के नौजवान खुर्रम ने गर्मी और लोड शेडिंग के मारे शहरियों के लिए ऐसा देसी रूम कूलर तैयार किया है जो न सिर्फ चार्जेबल है बल्कि सोलर पर भी चलता है। तकरीबन 300-400 पीस की हमारी एक लिमिट होती है। बड़े पीस के ऊपर तकरीबन 23 से 2350 रुपये की मालियत आती है। छोटे पीस पे इसकी आती है तकरीबन 1950 रुपये। सोलर पे ये चल सकता है। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो एक आम बंदा नहीं ले सकता अच्छा रूम कूलर, बड़ा रूम कूलर जो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये का है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ये सस्ता पड़ता है और इसका जो मज़ा है वो बड़े रूम कूलर की तरह है, उससे अच्छा ही है। इसमें 2 से 3 एम्पेयर की मोटर लगी हुई है जो बेसिकली 12 वोल्ट पे चलती है। एडाप्टर के साथ ये 220 से शॉर्ट होकर 12 वोल्ट पे चल जाता है। शहरियों का कहना है कि एसी खरीदने की सकत ना रखने वालों के लिए ये देसी कूलर किसी नेमत से कम नहीं, जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। हवा तो माशाल्लाह सही है और बिजली भी कम यूज़ करता है, तो हमने गरीब आदमी के लिए तो एक किस्म का एसी है। इतनी गर्मी है, इस कदर आपको पता है कि कितना टेम्परेचर हाई है, पैसे भी कम है और मुनासिब क्वालिटी है, बस चल जाता है, यानी गुजारा हो जाता है। ये क्वालिटी इसकी अच्छी है, पहले भी यूज़ कर चुका हूँ मैं, तो ये गरीबों के लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये बिजली तो बहुत कम लेता है इसलिए कि 12 एम्पेयर में है ये, और उसको आप डीसी पे भी चला सकते हैं और बैटरी पे भी चला सकते हैं, इसको बिजली पे भी चलेगा, दोनों पे चलता है। ये बहुत सेटिस्फाई हूँ इसलिए कि इसमें से पानी डालना और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसमें आप आइस डाल दें। कारीगरों का कहना है कि वो दिन में 300 से 400 रूम कूलर तैयार करते हैं। लोड शेडिंग और गर्मी से सताए शहरियों के लिए ये सस्ते देसी एयर कूलर किसी एयर कंडीशन से कम नहीं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। तो जनाब कराची से एक और ख़बर है। कराची में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्हें लग्जरी और स्पोर्ट्स कार रखने का शौक़ है। वैसे कराची के अलावा मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्हें वाकई शौक़ होता है, क्योंकि मैं अक्सर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ गाड़ियाँ और जनाब उनकी रेसें, जूम जूम की आवाज़। लड़कियों को शौक़ क्यों नहीं है लग्जरी कार्स? लड़कियों को मेकअप का शौक़ है। ओके चलें जी, जो बात आपने की है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हमारे लड़के शायान सलीम एक ऐसे नौजवान से मिलवाएंगे। लड़का ही गया। बचपन से क्लासिकल गाड़ी रखने का शौक है और उबैद फॉक्सी पर पूरे पाकिस्तान की सैर भी कर चुके हैं। कहते हैं कि उनका बस चले तो, बल्कि उनकी गाड़ी चले तो वो स्वयं ही फॉक्सी में। इस शौक में उन्होंने वर्कशॉप बनाई और खस्ताहाल फॉक्सी के ढांचे को असल शक्ल में बहाल किया है, बल्कि कोई और फॉक्सी लेकर भी जाएगा तो वो भी बहाल की जाएगी। तो वो आपको हम दिखाते हैं। मुझे बचपन से शौक़ है, डिंकीज से जमा करना स्टार्ट किया तो फैमिली के साथ ग्लॉसरी शॉपिंग पे जाते थे, तो जाके एक डिंकीज लेके जमा करना, उसकी पूरी कलेक्शन, हर वेरिएंट की अलग अलग कलेक्शन थी। अभी भी आप कलेक्शन मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत सी अभी इसके अंदर शामिल नहीं है, जो कि अभी घर पे रखी हुई है। अपने लिए एक गाड़ी तैयार करता हूँ, ठीक है, उसको ऑन रोड करता हूँ, पूरा रिस्टोर करके ऑन रोड करता हूँ। तकरीबन 7-8 महीने का प्रोसेस है ये पूरा। हम ये गाड़ी अपनी ऑन रोड करते हैं। ऑन रोड करने के बाद कोई शौकीन हमें टकरा जाता है रास्ते में, तो वो इसी तरह हमसे बाय कर लेता है। फिर हमें हिम्मत हो जाती है दूसरी गाड़ी तैयार करने की। इंटीरियर सिंध मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी पे घूमा, ठीक है। मैं गाड़ी को इस्लामाबाद लेके गया हूँ, मरी, एबटाबाद, इन एरियाज़ में मैंने गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइव की हैं विद फैमिलीज़ के साथ। अगर मेरा बस चले ना
तो मैं सोऊं भी फॉक्सी के अंदर। अगर मेरा बस चले और मैं अपने घर के अंदर कमरे के अंदर भी फॉक्सी खड़ी करके उसके अंदर सोऊं। तो बस बहुत लगाव है मेरा फॉक्सी से, और फॉक्सी को समझ लें हमने गोल के ना लिटरली पिया हुआ है। ख्वाब में भी रात को सो रहा होता तो मुझे याद आ रहा होता कि यार मैंने सुबह उठ के इस गाड़ी के अंदर ये काम करना है, या उस गाड़ी के अंदर ये चीज़ बेचेंगे तो ये काम करना है। तो उसी पैटर्न के ऊपर मैं सारी रात सोचता हूँ, फिर उसके बाद सुबह आके उसके ऊपर वर्क करता हूँ। मेरा शौक़ देख के मेरी फैमिली जो है मुझे ये डाइकास्ट मुझे गिफ्ट करती थी, और मेरी बहन मेरे लिए एक बाहर से वो लेके आई एक फॉक्सी, जो कि ये मेरी फिंगर टिप पे आ रही है। आप इसको देखें तो ये मेरी फिंगर टिप पे आ रही है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि यार ये मेरा सबसे भारी लगेज था जो मैं लेके आई तुम्हारे लिए। मुझे जहाँ भी किसी भी एरिया में किसी भी जगह पे मुझे फॉक्सी नज़र आ जाती है, मैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ स्टक, कि मैं 10-15 मिनट उस गाड़ी को देखता हूँ कि यार इस गाड़ी का क्या हाल करे। मैंने कचरा कुंडियों से गाड़ियाँ उठाई हैं और उनको भी तैयार किया है। अभी भी एक तैयार कर रहा हूँ गाड़ी, लिटरली कचरा कुंडी के अंदर खड़ी हुई थी। उस गाड़ी को निकालने में 3 दिन लग गए। फादर से मैंने फर्स्ट डे मैंने बोला कि मैंने अपना इसी शौक़ को आगे बढ़ाना है, और अपनी जो हॉबी है इसी को मैंने अपना वर्क पे कन्वर्ट करना है, बिजनेस पे कन्वर्ट करना है। कभी कभार मैं सोचता हूँ ना कि मैंने इन गाड़ियों पे कितना लुटाया है, तो मैं शायद आज अपनी एक फैक्ट्री लेके बैठा होता। किसी चीज़ की पैकेजिंग की या किसी चीज़ की भी मैं अपनी एक फैक्ट्री लेके बैठा होता। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब ज़रा बात कर लेते हैं मुल्क के मुस्तकबिल की, जो कि हमें अक्सर सड़कों पे नज़र आते हैं एहतजाज करते हुए। क्यों? वो कहते हैं जी कि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई है तो इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए। इस्लामाबाद की बात करते हैं, जहाँ पर तलबा सरापा एहतजाज रहे, और 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के तलबा ये कह रहे हैं कि कोरोना वबा की वजह से हमने सारा साल देखा कि तालीमी इदारे बंद रहे, मुख्तसर अरसे की ऑनलाइन क्लासेस हुई, और अब वज़ीर तालीम ने पेपर्स लेने का ऐलान कर दिया, और ये ऐलान काबिल कबूल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के बाद इम्तिहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए। मुजाहिरों के दौरान हमने देखा कि मुश्तिल मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक की, जलाओ घेराव हुआ, गाड़ियों पर पथराव किया गया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़ फोड़ हुई। तो जनाब जो सूरत हाल रही, हम अपनी नुमाइंदा फरा रब्बानी से जानते हैं। जी फरा। बिल्कुल ऐसे ही एहतजाज किया गया स्टूडेंट्स की जानिब से, और यही कहा गया कि जब ऑनलाइन इम्तिहान क्लासेस ली गई हैं तो ऑनलाइन इम्तिहान लें। इसी तरह एक्सप्रेस वे पे उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया गया, रोड्स को भी बंद किया गया, गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की गई। इस सिलसिले में फिर ये हुआ कि मुकदमा भी दर्ज किया गया और 20 लोगों को नामजद किया गया। 2 अलग अलग मुकदमात हुए, एक उनकी जानिब से हुआ जिनकी गाड़ियों को या सामान को नुकसान पहुँचाया गया, और एक सरकार की मुद्दत में हुआ। आज से फिर बात करते हैं कि आज से मैट्रिक से लेकर 12वीं तक की क्लासेस जो हैं वो बहाल हुई हैं, लेकिन नोटिफिकेशन हुआ काफ़ी शाम को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल्स में नहीं पहुंच सके या टीचर्स भी नहीं पहुंचे। स्टूडेंट्स की जानिब से ये कहा जाता है कि जी जब पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो इम्तिहानात हम कैसे दे सकते हैं पढ़े बगैर, या हमसे इम्तिहानात भी ऑनलाइन ले लिए जाएँ। इसी तरह स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा नहीं है तो इम्तिहानात उनको कैसे तैयारी कराई जाए। जैसे 20 जून से ऑनवर्ड्स की डेट दी गई है कि अब इम्तिहानात होंगे, तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशानी का शिकार है। ना सिर्फ स्टूडेंट्स की बात की जाए बल्कि पेरेंट्स भी काफ़ी परेशानी का शिकार है। लास्ट टाइम की जब बात करें कि कोविड की सिचुएशन हुई थी तो उसमें कोर्स को भी श्रिंक किया गया था, 50-60% तक कम किया गया था, लेकिन इस बार अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई कि स्टूडेंट्स का कोर्स भी कम किया जाए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स भी परेशानी में और इवन ज़ाहिर टीचर्स भी काफी ठीक है फरा, लेकिन कैसे कोर्स फरा बस एक बात और बता दें, क्या आपके स्टूडेंट से बात हुई है कि वो क्या चाहते हैं कि पहले फिजिकल क्लासेस हो, पढ़ाया जाए, डिले से पेपर्स हो, या वो पेपर्स देना ही नहीं चाहते? आपको ये लगता है? क्योंकि जो रवैया हमने स्टूडेंट्स का सड़कों पर देखा है, जिस तरह तोड़फोड़ उन्होंने की है, जिस तरह उन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, लगता तो यही है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, स्कूल जाना नहीं चाहते, कॉलेज जाना नहीं चाहते, इम्तिहान देना नहीं चाहते।
शोएब, स्टूडेंट्स से जब बात हुई है तो वो ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल इम्तिहानात देने के हक में नहीं है, वो ये ज़रूर कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम दिया जाए। जैसे पहले भी जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तो कुछ दिन स्टूडेंट स्कूल गए हैं, उसके बाद स्कूल्स बंद हो गए कोविड की वजह से। फिर ये हुआ कि ऑनलाइन वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन इम्तिहान के हवाले से अगर बात की जाए तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त दे दें, शायद इस वक्त में वो रिलैक्स लेकिन दिया जाए, ठीक है, थोड़ी सी तैयारी। अच्छा फरा एक बात और बता दें, इंतजामिया का रोल आपने थोड़ा शेयर तो किया कि एफआईआर भी दर्ज हुई है, कुछ नामजद लोग किए गए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब जब आप बता रही हैं कि क्लासेस जो हैं वो उसका इजरा हो रहा है लेकिन ज़रा लेट नोटिफिकेशन जारी हो, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स फिर एहतजाज करें, कहें ज़िंदगी में कभी, माजी में कभी हम जून में स्कूल नहीं गए, अब क्यों जाएं, अब कॉलेज क्यों जाएं? गर्मियों की तब तक देखिए शोएब, अगर ये डिसीजन लिया गया है कि जून में बच्चों को स्कूल बुलाया जाए या कॉलेजेस बुलाया जाए, तो ये सरासर इस वजह से हुआ है कि जो बच्चों का हर्ज हुआ है उसको किसी तौर कवर किया जाए। जैसे 20 जून के बाद से ऑनवर्ड्स इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे, तो तलबा की आसानी की गई है कि आप लोग स्कूल आए और पढ़ाई करें। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो अब करना पड़ेगा कि जब इतना टाइम घर में गुजारा तो डेफिनेटली अब स्कूल यूँ कह लेते हैं फरा पड़ेगी और इम्तिहानात को देने के लिए कोशिश भी करें। यूँ कह लेते हैं स्टूडेंट्स का एहतजाज रंग ले आया, वो कह रहे थे फिजिकल क्लासेस नहीं, अब हुन आ जाओ, फिर हुन पढ़ो, फिर आके स्कूल, हुन पहुंचो कॉलेज, अब ये कह सकते हैं वो जून है या जुलाई, अब स्कूल आना पड़ेगा क्योंकि कह दिए कि अब स्कूल खुल रहे हैं। फरा हमारे साथ मौजूद थी और अभी हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर महजबीन राफे ने, अभी नहीं किया उन्होंने, ठीक है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। वो एक्सपर्ट हैं और उनसे ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जो तलबा का एहतजाज है वो इस एहतजाज को कैसे देखते हैं। ठीक है, फरा हमारे साथ अभी भी मौजूद है। अच्छा फरा, आपने कहा कि मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है, ज़रा मुझे ये बताएं कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है? क्योंकि इमलाक को नुकसान पहुंचाना, जलाओ घेराव करना, सड़कों को ब्लॉक करना, यकीनन इस पे हम अक्सर देखते हैं कि जब वफाकी दारुल हुकूमत लाहौर, कराची या कहीं पर भी एहतजाज होता है तो गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं। ऐसा कुछ हुआ है कल? जी बिल्कुल, 20 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि तोड़ फोड़ में मुलविस है या जिनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। मुजाहिरीन और जो इंतज़ामिया है, बारहा उनके बीच में बातचीत की कोशिश की गई, उन्होंने एक दूसरे से मामला सेटल करने की कोशिश की। इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा गया कि हम आपके मुतालबात आगे पहुँचाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स या मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से उनकी बात नहीं सुनी गई। जब तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए तो उसके बाद लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उसी के ऊपर मुकदमात भी दर्ज किए, ना सिर्फ उनको गिरफ्तार। ठीक है फरा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मौजूद थी माहिर तालीम महजबीन राफे ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे गुफ्तगू करेंगे। महजबीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बताइएगा, जो तलबा इस वक्त एहतजाज कर रहे थे, कुछ मनाजिर हमने दिखाए भी, जो फैज़ाबाद पे स्पेशली एहतजाज हुआ, उससे पहले भी कई बार हम देखते आए हैं इन कोविड सिचुएशन स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया है कि ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, हम उस तरह से पढ़ नहीं पाए, सिलेबस कवर नहीं हुआ, हमें समझ नहीं आई, अब हम इम्तिहान नहीं देंगे या इम्तिहान डिले से लिया जाए। ये जो स्टूडेंट्स का ये रवैया है और जो एहतजाज है, इसको बुनियाद बनाकर के इम्तिहान या तो डिले से हो या तो वैसे ही प्रमोट कर दिया जाए उनकी कारकर्दगी को देखते हुए, आपको क्या लगता है ये मुतालबा जायज़ है उनका? और अगर ये जायज़ मुतालबा है तो क्या इससे हालात ठीक रहेंगे हमारे तालीम के निज़ाम के? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं इसके ऊपर देखिए रोशनी ये डालना चाहूँगी कि जहाँ पर कोविड की सिचुएशन कंसर्न है तो ये तो पूरी दुनिया में बहुत ही गैर मामूली वक्त था, सिचुएशन थी जिसको हम एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन कहते हैं। तो इसके अंदर नेचुरली ग्लोबली स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सवेयर इफेक्ट आया। इनफैक्ट ऑल की स्टेक होल्डर्स, आप टीचर्स, एजुकेशन सेक्टर ले लें, आप तलबा ले लें, असातिज़ा ले लें, सब पे इफेक्ट आया। ठीक है, तो पाकिस्तान की सिचुएशन कोई बहुत मायूब या डिफरेंट नहीं है इफ वी यू नो पुट एन आई ऑन टू द ग्लोब कि क्या हुआ पूरी दुनिया में। तो उस चीज़ को अगर आप मद्देनजर रखें तो ओवरनाइट जब पिछले लास्ट फरवरी और मार्च में जब लॉकडाउन इम्पोज हुआ था तो वो ग्लोबली हुआ था मोर और लेस। तो उसके अंदर ओवरनाइट एजुकेशनिस्ट को एक ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ मुतवज्जो करना पड़ा। नेचुरली देयर वाज नो अदर चॉइस। अब टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, यस दैट वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स। उस सिचुएशन में अगर स्टूडेंट्स ने अपने वर्चुअल लर्निंग की तरफ आए, टीचर्स ने भी लिटरली ओवरनाइट ही सीखा कि भाई कैसे करना है, किसी ने पहले नहीं किया हुआ था। ऐसा ही है। तो उस सिचुएशन में जब आगे से आगे बात बढ़ी, सबने सीखा, सबने इसको कोप अप किया, तो इसको नेचुरली डिफिकल्ट सिचुएशन में हमेशा ये होता है कि आपका एक कोपिंग मैकेनिज्म है, जो सर्वाइवल जिसको हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो कम इनटू प्ले आ जाता है।
तो ये सबके लिए था, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं था। अच्छा, यस, यहाँ पे जो क्रिटिकल बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स नेचुरली अपने उस फेज से गुजर रहे होते हैं जिसके अंदर इन्होंने अब आगे यूनिवर्सिटीज में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, तो इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम कि अब वो क्या करें। वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो वो एग्जाम नहीं। माजबिन, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, बट ये जो स्टूडेंट्स की आप बात करें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि हमारा निज़ाम, हमारे इदारे फेल हुए हैं स्टूडेंट्स को ये पढ़ाने में, बताने में, समझाने में कि हाउ टू बिहेव इन दीज सर्कमस्टांसेस? जी सर, देखिए इसके अंदर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो बल्कि बड़ा खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिस तरह से वॉरियर्स की तरह अगर हेल्पलाइन वर्कर्स थे तो जो टीचर्स थे उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रहे। जहां पर ये चीज कंसर्न है कि अब स्टूडेंट्स जिस तरह की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे मुल्क में इतनी है, फराहम की गई है कि क्या ये सारे जो बच्चे हैं उनके घरों में सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटीज है? नहीं है, ये एक फैक्ट है। उनके पास क्या टैबलेट्स और कंप्यूटर्स हैं? वो नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर बच्चे प्रेशराइज्ड या फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इसीलिए तो फिजिकल एग्जामिनेशन है, इसीलिए तो ऑनलाइन नहीं है कि उनको फर्दर चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। जहाँ पे अगर आप ओवरऑल एक माशरे की ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं कि क्या हमारे बच्चों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली, तो नेचुरली ये एक और बहुत बड़ी डिबेट है इन इटसेल्फ। यानी आप ये कह रही हैं कि फ्रस्ट्रेशन है बच्चों की जो कि इस तरीके से निकल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से आप कह रही हैं कि हमारा सिस्टम, तो आपकी नज़र में क्या हमारा सिस्टम इस काबिल नहीं है कि हम ऑनलाइन इम्तिहानात ले सकें? देखिए, सिर्फ सिस्टम की बात नहीं है, जो सिस्टम थे वो बहुत अच्छे से यूज हुए। ठीक है, आप प्राइवेट स्कूल को देखें तो द वे दे बिल्ड अप देयर सिस्टम, जिस तरह से उन्होंने इसको कोप किया वो बहुत जबरदस्त था। ठीक है, तो हमारी एजुकेशन में गैप नहीं आया, स्टॉप नहीं लगा। अगर कहीं पे माशरे के किसी एक एरिया में इसके ऊपर अगर स्टॉप लगा, नेचुरली उसके ऊपर रिफ्लेक्शन की जरूरत है और आने वाले वक्तों में की जाएगी। अगेन, कोविड के दौरान आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पूरे माशरे का एक ओवरहॉल हो जाए, ऐसे तो नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, ऑलरेडी it's not it's a novel situation as we say, right, for the entire world, and Pakistan is no different. So we've tried as education, the state has tried कि जितना कर सके इस गिवन सिचुएशन में। ओवरनाइट मिरेकल्स नहीं हो सकते, मिरेकल्स ओवरनाइट नहीं होते, लेकिन आपको लगता है कि इस सिचुएशन ने, इस कोविड ने बेनकाब किया है हमारे सिस्टम को? ये बताया है हमें कि हम स्टूडेंट्स को इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, उस पर तो फोकस करवा रहे थे, लेकिन मोरालिटीज़ की बात नहीं हो रही थी। हाउ टू बिहेव ये बताया नहीं जा रहा था, बर्दाश्त कैसे करना है ये हम सिखा नहीं रहे थे। इमोशनली रोबस्ट स्टूडेंट को होना चाहिए, ये हम काम ही नहीं कर रहे थे इस पर। देखिए, आई एग्री व्हेन यू टॉक अबाउट के स्टूडेंट्स को एक रोबस्ट होना चाहिए, उनको लेकिन जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, हम एग्री करते हैं कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो वो बहुत से और ममालिक में भी नहीं है। इवन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की भी बात करें तो उधर भी इस तरह की चीजें लैक भी करती हैं। यहाँ पर मेरी नजर में अगर क्या ये जस्टिफिकेशन है? माजबिन, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे स्टूडेंट्स, वो चाहे स्टूडेंट्स हो मैट्रिक के हो, इंटर के हो, वो चाहे आगे चलकर डॉक्टर्स बनने के बाद, MBBS करने के बाद, हम देखें जिस तरह से हम एहतजाज करते हैं, जिस तरह से हम अपना मसला बयान करते हैं, वो 100 और मसलों को जन्म देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इस पे भी अगर आप मुझे कहेंगे बहुत से और मुल्कों में होता है, तो वो जस्टिफिकेशन तो नहीं है। देखिए वो जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक पैटर्न होता है जिसके ऊपर एक सोसाइटी बिहेव कर रही होती है। ठीक है, ये कैसे ठीक हो सकता है? ये ठीक कैसे हो सकता है कि मैं बताती हूँ। अगर तो नेचुरली इसके कोई एक वजह नहीं है, कोई एक वेरिएबल नहीं है, और तो पिन पॉइंट भी हम किसी एक चीज को नहीं कर सकते हैं इसमें। इसकी अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो मायने रखती है वो बात ये रखती है कि की स्टेक होल्डर्स कौन है इसके अंदर। की स्टेक होल्डर्स है इसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, देयर पेरेंट्स, जो उनके फ्यूचर के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, दे हैव अ मेजर रोल टू प्ले इन दिस, एंड देन ऑफ कोर्स द एजुकेशनिस्ट, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपका टीचिंग स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। ये 3 की स्टेक होल्डर्स हैं। अब इसके अंदर अगर तो पेरेंट एक जो पॉजिटिविटी का एलिमेंट है ना, वो मुझे लगता है कि एट अ नेशनल लेवल वी नीड टू अडॉप्ट एंड यू नो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट कि वी नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स, वी नीड टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ पॉजिटिव लेंस। अगर ये अपॉर्चुनिटी उनको दी जा रही है, ये देखते हुए कि भाई वर्चुअल एग्जाम सारे बच्चे नहीं दे सकेंगे,
तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा और वो फेयर नहीं होगा सबके लिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप फिजिकल दें, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि द स्टेट विल फॉलो ऑल पॉसिबल SOPs। और इसमें माजबीन हमने देखा भी कि जो प्राइवेट एसोसिएशंस थी उन्होंने कहा कि इवन उनके इदारे हाजिर हैं, अगर आपने कंडक्ट कराने एग्जामिनेशन तो वो हाजिर हैं। ये बड़ी अच्छी बात थी। यस, एब्सोल्युटली हमारे मतलब जितने मैंने भी देखा है इर्द गिर्द, नेचुरली जिस इदारे से मैं मंसूब हूँ और जो बाकी भी मैं प्राइवेट सेक्टर में देखती हूँ, तो हम लोग के अभी A लेवल्स के DP के एग्जाम्स हुए हैं और वो बहुत बखूबी अंजाम पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं है। तो हम लोग के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, यस वी हैव एक्सटेंड द सपोर्ट के बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं हैंड इन हैंड करेंगे। मुश्किल वक्त में नहीं काम आएंगे तो कब आएंगे। और ये वो वक्त है जब हमने मिलके खड़े होना है। अच्छा माजबीन, एक लास्ट में कमेंट में लास्ट में आपको चाहूंगी कि जिस तरह से हमारी रिपोर्टर भी गई थी कि स्टूडेंट्स ये भी मुतालबा करें कि वक्त दे दिया जाए, उसके बाद इम्तिहान ले लें। तो ये जो वक्त मांगने का मुतालबा है, क्या ये भी दुरुस्त है कि अच्छा ठीक है आप फौरन से अगर इम्तिहान ना लें और थोड़ा वक्त दे दें बच्चों को कि वो स्कूल आए, फिजिकल क्लासेस अटेंड करें, फिर इम्तिहान लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसके ऊपर मैं एक ही चीज कहूंगी कि इनको कभी भी ये डायरेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मैं भी उसी तरह न्यूज फॉलो कर रही होती जैसे बाकी कर रही होती, सही। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट की तरफ से कभी भी कोई ऐसा डायरेक्टिव आया था कि एग्जाम नहीं होने। यस, हमेशा से कहा था कि एग्जाम होने हैं, ठीक है, थोड़े से डिले होंगे लेकिन जरूर होंगे, डिले हो गए लेकिन जरूर, क्योंकि देखिए 2 साल जो बच्चा इस वक्त 10वीं जमात में है या 11वीं या 12वीं जमात में है, उनके ये बड़े प्रोफेशनली उनके ये बहुत स्ट्रॉन्ग ईयर्स हैं, क्योंकि आगे उनका मुस्तकबिल क्या है और वो इस पे बिल्कुल इस पे डिपेंड कर रहा है। बेहद शुक्रिया माजबीन, आप हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं उनके पेरेंट्स का भी इसमें बड़ा किरदार है। कराची के मसलों की बात कर लेते हैं। गर्मी, बिजली का ना होना, ये तो मसले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है स्ट्रीट क्राइम्स का। एक ऐसा मसला जिस पर जितना भी काबू पाया जाए, जितनी भी बात की जाए, कम है। हम हमेशा देखते हैं कि रिपोर्ट्स आती हैं, सब अच्छा है, लेकिन जब हमारे सामने ऐसे मनाजिर आते हैं, जब फिगर्स हमारे साथ शेयर किए जाते हैं और हमारे रिपोर्टर्स जब फील्ड में जाते हैं और ऐसी वारदातों की फुटेजेस जब सामने आती है, तो पता चलता है कि कुछ अच्छा नहीं है। कराची के बासी इस खौफ में मुब्तला रहते हैं कि वो घर से अगर कुछ भी लेने के लिए निकले तो खुदा ना खास्ता कि कहीं उनके साथ कोई वारदात ना हो जाए, मोबाइल ना छिन जाए। और जब शहरी मज़ाहमत करते हैं तो होता ये है कि फिर गोली चला दी जाती है। और इसी मज़ाहमत पर अब तक के जो फिगर्स हैं वो 32 अफराद शहीद हुए हैं कराची में, जबकि 258 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और सिर्फ इंसानी जाने ही नहीं, रवां साल 597 शहरियों से गाड़ियाँ और 14,971 से मोटरसाइकिल्स भी छीनी जा चुकी है, जबकि 7,582 अफराद मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए हैं। शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान। अहमर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। आप हमेशा से फील्ड्स में होते हैं, ऐसी चीज़ों को डिग आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये वारदातें ज़्यादा होती हैं। अगर पूरे कराची की बात की जाए तो हर शहरी जो कराची का तो खौफ में मुब्तला रहता ही है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज आप फिर से उन इलाकों की ज़रा निशानदही करें जहाँ पर ये फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। आज देखें, वैसे तो कराची का कोई भी इलाका ऐसा नहीं कि हम ये कह दें कि जी वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम की या डकैतों की जानिब से वारदात नहीं की जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वारदातें तब भी गुलशन इकबाल में है, दूसरे नंबर पे कोरंगी है, फिर जमशेद क्वार्टर का इलाका आता है। ये 3 इलाके ऐसे हैं जो कि मोस्टली यही जो है वो इसी सीरियल में रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तकरीबन इनको 5-6 साल से यही देख रहा हूँ कि गुलशन में और कोरंगी में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें या डकैतों की कार्रवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं और ये सबके इल्म में है, लेकिन उसके बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। हमने 2013 में जो कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके बाद जो बड़े जुर्म थे हम ये देखते हैं उसमें वाज़े कमी आई है। ख़ास तौर पर ये शहर ऐसा रहा है कि 2700 लोग भी कत्ल किए गए एक साल में। 2012-13 में जो कत्ल की वारदातें हैं वो इतनी बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब कराची ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो है उसमें कमी आती गई है और अब ये फिगर आ गए हैं कि 490 के करीब जो है वो गुज़िश्ता साल लोगों को कत्ल किया गया। तो जब हम बड़े जुर्म पर काबू पा सकते हैं तो ये स्ट्रीट क्राइम
कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए और पुलिस के लिए, जो कि मेन मामला ये पुलिस की जानिब जो है आता है, उनके क्राइटेरिया में जो है वो आता है, तो ये उनके लिए तो मामला बहुत ईजी है। लेकिन अगर वो उसको हल करना चाहें तो अहमद, जब भी हमारी नशिस्त होती है, ये अगर आ जाता है दरमियान में, बात जरूर होती है कि वो मार्केट्स जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स बिकते हैं, वो मार्केट जहाँ पर छीनी गई मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ या उसके जो मिरर्स हैं या और चीज़ें बिकती हैं, जब तक उन मार्केट्स पर काम नहीं होगा तब तक ये वारदातें रुकेंगे नहीं। ये बात तो हम करते हैं, सुनते भी हैं इदारे, कुछ एक्शन भी लेते हैं, कुछ काम भी करते हैं उन मार्केट्स से मुताल्लिक। आज देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम इस पे करते हैं तो वक्तन कुछ दिनों के लिए हम ये देखते हैं कि बड़ी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, कोई 1-2 दिन कार्रवाई हो जाती है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि जी इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया गया है, ख़ास तौर पर जो चोरी या सामान जो बिक रहा है उसकी जो है फ़रोख्त अब रोकी जाएगी। लेकिन फिर वो इस सिलसिला चल पड़ता है दोबारा से, मतलब ये 2-3 दिन की कार्रवाई होती है जो रस्मी सी की जाती है दिखावे के लिए मीडिया को और लोगों को कि जी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन एक मामला और है, पुलिस से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसरान हमें ये बोलते हैं कि जी स्मगलिंग भी कर दी जाती है यहाँ से, यानी कि जो चोरी हुई मोटरसाइकिल है, जो छीनी हुई गाड़ी है या चोरी की हुई गाड़ी है, उसको यहाँ से स्मगल कर दिया जाता है। तो ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम दूसरे सूबे तो ना जाने दे गाड़ियों को, बिल्कुल सही है, दूसरे इलाके तो ना जाने दे गाड़ियों को। तो वो अगर उनको इस बात का इल्म है कि स्मगलिंग हो रही है तो किन रास्तों से हो रही है वो भी उनको पता है कि किन कच्चे के रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों को और मोटरसाइकिलों को स्मगल करने के लिए। लेकिन वहाँ पे चौकियां नहीं बनाई जा रही, वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात नहीं की जा रही। वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स में तो बहुत हम नफरी देखते हैं, लेकिन जिस जगह पर होनी चाहिए वहाँ पर हमें ये नफरी नज़र नहीं आ रही, वहाँ पर चौकियां हमें नज़र नहीं आ रही हैं। अमर, एक बात मुझे और बताइएगा, जब हम बात करें स्ट्रीट क्राइम्स की और ज़रा आपने सारे इलाकों से मुतालिक मुझे बता दिया, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि अक्सर शहरी तस्वीर भी बना लेते हैं, तस्वीर भी सामने आ जाती हैं, सीसीटीवी फुटेज से भी क्लियर चेहरा नज़र आ रहा होता है, तो क्या ऐसा एडवांस मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास कि हम नादरा की मदद से ये चेक कर सकें ये कौन है, स्कैन करके, या मालूम हो जाए ये कौन शख्स था, फिर उसे पकड़ा जाए, उसका डाटा सामने आ जाए, फिर डाटा मुरत्तब हो, अच्छा ये शख्स था, इसकी पहले भी एक हिस्ट्री है, उसको मॉनिटर किया जाए? आज देखिए, ये मामला तो है, ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इसका सहारा जो है वो बड़ी मुश्किल से पुलिस का एक आम जो केस का आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उस तक इसकी रसाई आसानी से मुमकिन नहीं है। वो अपने फाइलों का जो है वो पहले पेड भरता है, उसको फाइलों को जो है वो पहले लिख के अफसरान को भेजता है कि जी ये तस्वीर शहरी ने बनाई है, इसके हवाले से अगर नादरा रिकॉर्ड मिल जाए फिर उसको नादरा में भेजा जाता है। तो एक मुश्किल मैकेनिज्म कर दिया गया है जिसकी वजह से जो पुलिस का आईओ है उसका काम वैसे ही कई दिनों तक पेंडिंग हो जाता है। अगर ये चीजें कम से कम जो केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले अफसरान हैं या थाने की सतह पर ये रिकॉर्ड शेयर किया जाए तो बड़ी आसानी होगी, लेकिन थानों की सतह तक ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये सिर्फ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ऐसा क्यों है कि क्यों रसाई मुमकिन नहीं है, ये क्यों रसाई दी नहीं जाती? क्योंकि जब इतना बड़ा शहर जहां पर स्ट्रीट क्राइम का रेट बढ़ता ही रहता है, वहां पर ऐसे मैकेनिज्म को लाना और इस तरह की रसाई देना तो बेहद जरूरी है। आज देखिए, इसमें एक दूसरा मामला आ जाता है, क्योंकि पुलिस अफसरान से हमारी जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जी डेटा बड़ा हसास है नादरा का, कहीं ये लीक ना हो जाए, कहीं किसी कोई और जो है वो इसका कहीं इस्तेमाल ना कर ले, तो इसकी वजह से वो इसलिए जो है वो शेयरिंग पे पाबंदी लगाई गई है। वो ज़्यादा सेंसिटिव है, मामला है वो थोड़ा सा मुश्किल बनाया गया है, लेकिन कम से कम जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन तक ये रसाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उन पर तो पुलिस अफसरान को भरोसा करना होगा। एक बात बनाई जाए, बिल्कुल सही, लिस्टें बनाई जाए। एक बात और, क्या ऐसी कोई बात कभी डिस्कस हुई अहमर के कराची को वेपन फ्री किया जाए, कुछ इलाकों में जाए पुलिस, वहाँ से चेक करे कि वहाँ पे किसके पास वेपन है, वेपन्स किस के पास है, पिस्टल्स किस के पास है, और वो ली जाए, वेपन फ्री किया जाए इलाकों को, शहर को? आज देखिए, ये सिर्फ बातों की हद तक ही हुआ। वैसे 2013 से वेपन फ्री करने की कोशिश जो है वो कराची को जारी है, लेकिन अभी भी कराची में असला जो है वो बहुत मौजूद है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ना सिर्फ मुल्जिमान छोटी पिस्तौल जो है वो लेकर आए, बल्कि बड़े हथियारों का भी जो है वो इस्तेमाल किया गया। कई वारदातों में ऐसा हुआ है, स्ट्रीट डकैतों की वारदातों में। तो ये नहीं है कि कराची को असले से पाक जो है या फ्री कर दिया जाए तो बड़ी आसानी होगी, बिल्कुल, लेकिन ऐसा सिर्फ दावों की हद तक ही जो है वो किया जाता है, और उसमें हमने आज तक कोई हकीकत तो नहीं देखी कि कोई जो है वो बड़ी बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ने का दावा जरूर किया असले की, लेकिन तब भी स्ट्रीट क्राइम हो या डकैती की वारदातें हो या बड़ा जुर्म जब भी दहशतगर्दों को या मुल्जिमान को करना होता है तो उनके हाथों में हथियार हमने देखे।
ठीक, और फिर हम देखते ये हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है तो जैसे आपने जिक्र भी किया कि कोई ना कोई हाथ पीछे ज़रूर होता है जो कि उनके कंधों पर रहता है कि ठीक है आप कर लें, हम पीछे खड़े हैं। बेहद शुक्रिया अमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन ये गंभीर और ऐसा मसला है जिस पर हम जितनी बात करें, जितना इस पर काम करें उतना ही कम है। आगे बढ़ते हैं जनाब, नया दिन की खबर रंग ले आई। हमारे प्रोग्राम, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी खबरें हम आपके साथ शेयर करते हैं। गुलाम फारूक और अजीज़ फारूक की मजबूत जान और माजूर रिक्शा ड्राइवर नादिर शाह ने इंसानियत को जिंदा रखने की कसम खाई। इन बाहिम्मत की दास्तान जो थी वो हमारी स्क्रीन की जीनत बनी, तो वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने उन्हें अपने पास बुला लिया। हमारे नुमाइंदे मुजीबुल्लाह ने उनसे मुलाकात की, मुलाकात पर खुसूसी रिपोर्ट तैयार की, गुफ्तगू की। जाहिर सी बात है ये ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि आपके लिए मशअले राह और आपके आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए सबक आमूज़ साबित होती है। तो हम आपको दिखा देते हैं। से कबल समा के नया दिन प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था वो टैलेंट जो दांतों से सरिया मोड़े, सर पर इंट्रो के ब्लॉक्स तोड़े, साथ ही वो हुनरमंद नौजवान जो माजूर होने के बावजूद भी रिक्शा चलाकर दीगर माजूरों की मदद करे। लियाकत शाहवानी ने ऑन एयर होने के बाद उनकी मदद का वादा किया था जो कि आज वफा होने जा रहा है। आज है वो बड़ा दिन जब इन हुनरमंद नौजवानों की मावनत की जा रही है। तो आइए वज़ीर आला हाउस हमारे साथ चलिए। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है समा की और आप इसको जारी रखें। अब मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आप दिखाएंगे हमें पता चलता है, फिर आपके तवज्जुह से पूरी दुनिया देखती है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है और समा ने ये जो काम किया है एंड आई होप कि आप इसको जारी सारी रखें। आप बलूचिस्तान में टैलेंट ढूंढें, आप बलूचिस्तान में ऐसे लोगों को ढूंढें जो बलूचिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और करने की सलाहियत भी रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उनकी मदद करेगी। समा का शुक्रगुजार है कि जहाँ पे उनको कोई टैलेंट नज़र आता है, कोई इशू नज़र आता है, कोई मैटर नज़र आता है, उसको स्क्रीन पे लाते हैं। और नया दिन जो मॉर्निंग शो है समा का, उसमें एक नादिर जो हमारा एक रिक्शा ड्राइवर है और स्पेशल पर्सन है, वो खुद रिक्शा भी ड्राइव करता है। जो स्पेशल पर्सन है कोयटा में उनको फ्री में वो सर्विस भी प्रोवाइड करता है। और दूसरा हमारा उज़ैर फारूक पावर बिल्डर, एक यंग टैलेंटेड लड़का। तो आपने स्क्रीन पे ये लाया, मुझे उन्होंने अपने शो में इनवाइट किया और मैंने उसी वक्त कमिटमेंट किया, उनके साथ वादा किया कि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से इंशाल्लाह दिलाऊंगा, इनको मिलाऊंगा। और आज उनकी मुलाकात कराई सीएम सेक्रेटरीट में, उनको मदू किया और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब बड़े खुश भी, उनको बड़े गौर से उन्होंने सुना। टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसके थ्रू हमारा रिपोर्ट चला था और जो उन्होंने एक्शन ले लिया है और सीएम साहब ने मुकम्मल ताउन की याददानी कर रही। थैंक यू सो मच। उसने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपकी कितनी अखराजात मैं उठाऊँगा पढ़ने के लिए। और समा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी ये रिपोर्ट चलाई और सीएम साहब तक पहुँचाई। हम उम्मीद रखते हैं कि मोहम्मद फ़ारूक, उज़ैर फ़ारूक और स्पेशल पर्सन रिक्शा ड्राइवर नादिर शाह अपने हुनर के ज़रिए मुल्क कौम का नाम रोशन करते रहेंगे। साथ ही उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान इस तरह के टैलेंट की सरपरस्ती करती रहेगी। याद रहे, इन सब से ऊपर समा हर वो अंधे का टैलेंट सामने लाएगा जिसके लिए इक़दामात होने हों। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा जिया अली हांगकांग में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन इमरान इदरीस से शादी के बंधन में बंध गई। चंद रोज़ से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर नज़र भी हमें आ रही हैं। शादी पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। समा डिजिटल की होस्ट फातिमा अता ने जिया अली से खुसूसी गुफ्तगू की है जिसका मुख्तसर सा हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। और राइट जी, आपको पता है कि जिया अली का नाम आते ही लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। वैसे तो शी इज़ वेरी फेमस, शी इज़ अ मॉडल, शी इज़ एन एक्ट्रेस, मूवीज़ में भी आई, लेकिन अब सोशल मीडिया पे जो उनकी न्यूज़ आई है जिसकी वजह से वो वायरल हुई है वो है उनकी शादी। तो शादी को लेके जनाब बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं किसने कराई ये शादी, कैसे हुई ये शादी, आखिर जिया को इस उम्र में ख्याल आ गया शादी का और वो भी इमरान के साथ, कैसे और कौन है इमरान।
ये भी लोग जानना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं इमरान से और जिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लवली कपल, बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह जी, बहुत माशाल्लाह, यू लुकिंग वेरी नाइस टुगेदर। और यही लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जिया अली ने इतनी देर से फैसला क्यों किया? देर आए दुरुस्त आए। ये तो है, लेकिन दुरुस्त कैसे आए ये भी बताएं। दुरुस्त ऐसे आए कि मैं तो कोई रिश्ता ढूंढ रही थी, साफ बात है। पिछले कुछ सालों से शादी जोर से आई हुई थी मुझे और इनके बहुत रिश्ते आ रहे थे। इनकी मोबाइल फोन में कोई 101 रिश्ते मौजूद थे, यानी कि ये अरेंज मैरिज है हम कह सकते हैं। 101 रिश्ते नहीं, लव मैरिज है अल्लाह की तरफ से अरेंज। दोनों तरफ से आप बता नहीं रहे ना हमें। नहीं, लेकिन मैंने बताया आपको कि अल्लाह की तरफ से अरेंज्ड है और लव भी कह सकते हैं। देखिए अरेंज तो हो ही जाती है, लव मैरिज तो अरेंज हो जाती है। अरेंज हो जाती है। We are mature people, we both decided that we will marry. So ये रिश्ता लेके आए मेरे घर पे। इन्होंने मुझे पहले पूछा, मैंने कहा हाँ अच्छा है, इससे आसान है। गुड कैच, गुड कैच। ओके, सो यू वर कैच कर लिए। इमरान, मैंने सुना आप इनके लिए गाने भी गाते थे और आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। मैं गाने बिल्कुल गाते सुना नहीं थे, रोज आपने। गाते हैं। अच्छा, रोज गाते हैं अभी भी? गाता नहीं हूँ, कुछ थोड़ा सा। मुझे यकीन जानिए नहीं। अच्छा, कोई ऐसा गाना जिसको जिया के लिए आपने गाया और शायद उसी गाने से इम्प्रेस होकर जिया ने हाँ कर दी हो? इन्होंने आई डोंट नो क्यों हाँ कर दिया, लेकिन अच्छा डिसीजन लिया इन्होंने। रही बात गाने की, वो मेरे बस का काम नहीं। आपके बस का काम नहीं। गुनगुनाते अच्छा है, गुनगुनाते बहुत अच्छा है एंड ही हैज दिस रियल फीलिंग टू इम्प्रेस एनीबॉडी एल्स। मैं ज़रा ज़्यादा इम्प्रेस होगी। अच्छा, मैं कहा चलो ब्याह कर लेना। ब्याह कर लेना। तो अब जिया जाएंगी हांगकांग या हांगकांग से इमरान पाकिस्तान आएंगे? जी, मैं आऊँगा वापस, जो कि मैं आ चुका हूँ। और ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग होगी हमारी, जाते रहेंगे हांगकांग भी और जहाँ पे भी। ओके, he loves traveling. He can't sit at home. हम सुबह सुबह बीच पे चले जाते हैं कराची, यहाँ होंगे तो पार्क में निकल जाएंगे। वाह, इसको घर बैठ के कहता है मैं बोर हो रहा हूँ। स्पोर्ट्समैन है ना बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स यू आर वन ऑफ द योगा ट्रेनर्स एज वेल। तो माशाल्लाह से जोड़ी अच्छी है जी दोनों की। हम दोनों आउटडोर पीपल हैं, हमें बाहर जाना पसंद है। राइट, सो वी आर गोइंग ओवर बैक टू शोएब और महक और मजीद जानिए इनकी स्टोरी। ये मुख्तसर सा इंटरव्यू था, लेकिन अगर आपने पूरा इंटरव्यू देखना है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है तो आप समा डिजिटल के सोशल मीडिया पेज पर विजिट कीजिए और ये मुकम्मल इंटरव्यू देखिए। तो जनाब, जब आप ये इंटरव्यू देखेंगे, अभी से इतना ज़्यादा हो रहा था कि जिया की बातें सुन के जैसा से वो बात कर रही थी, दोनों की मज़ेदार बातें हैं। तो जनाब ज़रूर विजिट करें। लाहौर के अहमद और रमशा, जिनका खून का रिश्ता, और जैसे जैसे वक्त गुजरा ये खून का रिश्ता मोहब्बत में बदल गया और दोनों जीवन साथी बन गए। पूरी ज़िंदगी साथ निभाने की बातें हुई। थैलेसीमिया जैसा मरज़ भी उनके लबों से उनकी हंसी को नहीं छीन सका। इस बीमारी का उन्होंने मुकाबला किया। अपनी बीमारी को मोहब्बत में ढालने वालों की कहानी शाहीन मिसाल हमें सुनाएंगी। अहमद को नीडल लग रही होती है ना, तो मुझसे देखा नहीं जाता। हालांकि थोड़ी देर बाद वही नीडल मुझे लगनी है, मुझसे वो दर्द बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन अहमद का दर्द नहीं देखा जाता। मेरा नाम रमशा है और ये मेरे हस्बैंड अहमद हैं और हम दोनों थैलेसीमिया के पेशेंट हैं। हमारा दर्द एक है, सबसे बड़ी बात, हम एक राह के मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल एक है। अगर मुझे ब्लड लग रहा होता है ना, तो दर्द अहमद के चेहरे पे होता है, मेरा दर्द वो महसूस कर रहे होते हैं। हम दोनों को पता है उस दर्द का, उस तकलीफ का पता है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को उस टाइम पे हैंडल कर रहे होते हैं। शायद कोई नॉर्मल हस्बैंड मुझे उस टाइम पे हैंडल नहीं कर पाए जितना अहमद कर लेते हैं मुझे हैंडल। हर चीज़ तो हमारी सेम होती है और आगे ज़िंदगी भी हमारी सेम है और यहाँ पर तो हमारा खून का रिश्ता भी बन गया लाइक हम लोग, मैं तो अपने आप को कहती हूँ कि मैं वैम्पायर हूँ और हम दोनों वैम्पायर्स हैं। हम लोग सुंदर फाउंडेशन आते थे, वहाँ पर ब्लड लगवाना, एक साथ फंक्शन अटेंड करना। फिर हमारे डॉक्टर्स ने हमें एडवाइस करना शुरू किया कि आप लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। हमारे निकाह हुए 2 साल हो गए हैं और दोनों की एज हमारी सेम है, 24। गर्मी में ब्लड ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पहले तो मैं अपने लिए करता हूँ, लेकिन अब मुझे रमशा के लिए भी करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ हर मौके पे रहें, जैसे ईद है, शब रात है, तो मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला इनको मेरे साथ हमेशा रखे। उनके ये हैं तो मैं हूँ तो ये हैं। हमें लोगों की रहमबरी और हमदर्दी वाली नज़रों की ज़रूरत नहीं है, हमें उनके खून की ज़रूरत है। आपस में एक दूसरे के बारे में सोचो, शादियाँ करो, बेशक फैमिली प्लानिंग्स ना करो, लेकिन अपनी खुशियाँ तलाश करो, एक दूसरे के अंदर अपनी खुशी तलाश करो और आगे ज़िंदगी को एंजॉय करो।
ना कि अकेले रह के सिर्फ दर्द ही महसूस करते रहो। ज़िंदगी और मौत का तो किसी का भी नहीं पता, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आगे बढ़ेंगे जनाब, और मोबाइल फ़ोन्स का दौर है। हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई कार्टून्स देख रहा है, सब बच्चे ना किताबों से दूर हो रही है। वो वक्त कोविड का वक्त, जबकि क्लास अगर हो रही है तो वो भी ऑनलाइन हो रही है, तो बच्चा अगर आप उससे कहेंगे मोबाइल फ़ोन छोड़ दो तो देना ही पड़ता है कि भैया पढ़ना है। लेकिन किताबों से दूर होते इस दौर में हम आपको आज कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे जो कि करीब हो रहे हैं पढ़ने से, लिखने से। किताबें पढ़ने के शौकीन भी हैं और लिखने के भी शौकीन हैं। इंतहाई कम उम्र में रिकॉर्ड किताबें लिख चुके, पढ़ चुके। हम आज बात करेंगे 10 साल के अब्दुल हादी की। 1000 से ज़ायद अंग्रेज़ी नॉवेल्स पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि जंग अज़ीम अव्वल और दोयम से मुतालिक भी अब्दुल हादी ने किताबें पढ़ी हैं। साथ ही हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तानी कम उम्र तरीन मुसन्निफ़ा मरियम ने। मरियम इज़ 16 ईयर्स ओल्ड और 8 किताबें आप लिख चुकी हैं। अब्दुल हादी हमें थोड़ी सी देर में ज्वाइन कर लेंगे। मरियम हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। ये कितनी अच्छी सी बात है महक के आज का ये दौर जिसमें हम इन बच्चों से मुलाकात कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं कि जो बच्चे लिखते हैं, पढ़ते हैं। आई एम श्योर कि इंस्पिरेशन पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि जैसे पेरेंट्स करते हैं बच्चे वैसा करते हैं। घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके बच्चे अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, वो चाहे मोबाइल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना या मोबाइल इस्तेमाल ना करना या किताबें पढ़ना या किताबें लिखना, घर का माहौल बहुत ज़्यादा उसमें अहम किरदार अदा करता है। मरियम भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मरियम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं प्यारी हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र में तो बच्चे मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल का शौक़ रखते हैं। मैं तो कह के थक जाती हैं कि अग लग जाए मोबाइल लूँ, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ते। आपको किताबें लिखने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? वेल बेसिकली मुझे बचपन से शौक़ था। मेरी मदर भी एक राइटर हैं, लेकिन वो उर्दू राइटर हैं, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर थी। बाकी मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ काफ़ी ज़्यादा। जब बुक्स पढ़ते हैं तब आपका बुक्स लिखने का भी शौक़ होता है, और उसकी वजह से मैंने अपना फर्स्ट नावल स्टार्ट किया लिखना, और थैंकफुली अब तक आई हैव रिटन 8 बुक्स। तो या ग्रेट। थोड़ा सा बताएंगी उन 8 किताबों से मुतालिक जो आपने लिखी हैं? तो 5 जो हैं वो सेल्फ हेल्प हैं, उनमें से 2 चिल्ड्रंस बुक हैं, जबकि एक नावल है विच इज़ बेस्ड ऑन 50,000 प्लस वर्ड्स। तो अगर हम सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करें, जो 4 सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, दोज आर बेसिकली वो सीरीज़ में जो 5th है दैट इज़ अबाउट कॉपी राइटिंग। जो फर्स्ट 4 हैं दोज वर बेसिकली उनका एक ही मकसद था लिखने का, वो ये था कि यूथ को एम्पावर किया जाए, और ये कि काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेशन आए कि हम कुछ करें, हम मिल के कुछ बनाएं एंड टू मेक दिस कंट्री ग्रेट अगैन। और जबकि 2 चिल्ड्रंस बुक, जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे आजकल पाकिस्तान में भी पढ़े हैं, तो उनके लिए मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, और 1 नॉवल इज़ अ फिक्शन नॉवल and that is based on again 50,000 words। अच्छा मरीम, जैसे आप फिक्शन नॉवेल्स का भी जिक्र कर रही हैं, तो नॉवेल्स लिखते हुए ज़्यादातर किस चीज़ को आप मद्देनज़र रखती हैं? सब्जेक्ट को सोचना, अम्मा की भी हेल्प लेती होंगी यकीनन आप? जी, तो अगर देखा जाए तो जी सबसे पहले यस आई डू टेक माई हेल्प फ्रॉम माई मॉम, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि शी इज़ एन उर्दू राइटर व्हाइल आई एम एक्चुअली एन इंग्लिश राइटर। तो सबसे पहले नॉवल भी 2 टाइप्स के हैं, देखें बुक्स भी 2 टाइप्स के, एक फ़िक्शन में लिखती हूँ, एक लिखती हूँ नॉन फिक्शन। अगर फ़िक्शन की बात की जाए तो मेरे आइडियाज़ और बाकी हर चीज़ क्योंकि इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, तो मैं अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करती हूँ टू राइट दम। जबकि नॉन फिक्शन में आई हैव टू ऑब्जर्व द सोसाइटी, मुझे हर चीज़ को इन डेप्थ इन डिटेल देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की है और ये किस तरह की होगी, और इस सब चीज़ को मिल के लेके जाके फिर मैं लिखती हूँ नॉन फिक्शन। ठीक है मरियम, जो नॉवेल्स आपने लिखे, जो किताबें आपने लिखी, पब्लिश हुई, सबसे अच्छा रिस्पांस किस पर आया? चिल्ड्रंस बुक पे। चिल्ड्रंस बुक ये सब की सब इंटरनेशनल विकी, एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस मच रिस्पांस, क्योंकि 13 to 14 मार्केट प्लेसेस पे दे वर ऑन, एंड यू नो प्री ऑर्डर्स पे प्री ऑर्डर। किस मुल्क में मरियम, किस मुल्क में आपके चिल्ड्रंस बुक बिकी और कितनी तादाद में ये बिकी हैं? वेल इंडिया में सबसे ज़्यादा पेज रीड्स की गए हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो मैंने फ्री पे भी लगाई थी मैंने। उस पे आपको रेवेन्यू बेस्ड ऑन पेज रीड मिलता है, सही है। तो उस पर सबसे ज़्यादा इंडिया में पेज रीड था, और उसके साथ साथ ब्राज़ील में था। तो आई थिंक सो सिर्फ इससे ये पता चलता है कि एवरी
कंट्री में हर बंदा पढ़ना चाहता है, डिस्पाइट आपका नेम जो भी है नीचे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम फ़र्क पड़ता है। अगर आपका नॉवल या कुछ भी अच्छा होगा तो दुनिया में कहीं पे भी होगा, आपका वो बहुत अच्छी जाएगी। और वही बात है ना कि आपका काम बोलता है और आपका काम फिर आपकी पहचान भी बनाता है। ज़रा वालदा के रिएक्शन के बारे में भी हम जानेंगे कि जब अम्मा को पता चलता है कि अच्छा बच्ची ने बुक लिख ली है मेरी और माशाल्लाह इंडिया जैसी जगह पे पढ़ी जा रही है, तो क्या अम्मा का क्या रिएक्शन होता है, क्या कहती हैं? खुश होती हैं? तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने नहीं बताया था, आई वॉज जस्ट राइटिंग बुक्स, और जब मेरी बल्कि 8 कंप्लीट हो गई तन आई वॉज लाइक मामा मैंने वो बुक्स लिखी है। मामा वॉज लाइक कौन सी, क्योंकि उस वक्त हिट जा रही थी मार्केट प्लेसेस पे, एंड मामा वॉज लाइक कौन सी। मैंने कहा इधर तो आए जरा ये देखें वो यानी आप मार्केट लेकर गई और वहाँ पे दिखाया कि ये किताब मैंने लिखी थी, ऐसे हुआ? नहीं मार्केट पे नहीं, ऑनलाइन सारा ऑनलाइन खुली हुई थी वेबसाइट। तो मामा वाज लाइक अच्छा तुमने बुक्स लिखी हैं, ठीक है। और उसके बाद इट्स नॉट ओनली द बुक्स, फिर उनको बाद में पता चला अच्छा बच्ची पॉडकास्ट भी कर रही है, उसके बाद पता चला अच्छा मैं फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ, उसके बाद पता चला आहिस्ता आहिस्ता पता चला। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया मैंने कहा कि मैं इस पर अपना 100% दूंगी, और मेरे पेरेंट्स वर लाइक ओके शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट्स एज लॉन्ग एज शी इज गेटिंग नंबर इन द स्कूल्स टू। तो मुझे बेसिकली डबल हार्ड वर्क करना पड़ा, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना था, उसके बाद बुक्स लिखनी थी, पॉडकास्टिंग करनी थी, उसके साथ साथ मैं डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा लेके चलना था। मैं भी मेरे पास एक बिजनेस भी है विच इज़ अ ब्यूटी बिजनेस ऑन दराज एंड इंस्टाग्राम, उसको भी चलाना इट इज़ अ टफ थिंग, क्योंकि बिजनेस इज टफ थिंग और उसके साथ राइटिंग, इन सब कुछ चीज़ों को इकट्ठा आई हैव टू पुल इट टुगेदर। सही कहते हैं ना, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, बड़े तेज हो गए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। इट्स वेरी ग्रेट टू हेयर। मरियम, मुझे ये बताएं अपनी रूटीन से मुताल्लिक, आपने कहा ना ज़रा कॉलेज अगर नहीं भी जा रहे तो ज़रा पढ़ना तो है, लिखना भी है, पॉडकास्ट भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, ऐसे में सोशल मीडिया पर कितना टाइम देती हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कितना टाइम आप फेसबुक को दे रही हैं, इंस्टाग्राम को दे रही हैं? Well, I have to manage the Instagram page, which is my beauty page, और उसके साथ Instagram के साथ ही वो लिंक है दराज। तो अगर Instagram का अच्छा जाएगा तो फिर मेरा दराज का भी बिजनेस ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज और बूम करेगा। तो मैं सोशल मीडिया पे एटलीस्ट 2 आवर्स मुझे देने पड़ते हैं। अगर वो ना भी हो, मुझे अपने दराज के सेटअप, दराज के उस पर ऑनलाइन पे भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ, तो एटलीस्ट 3-4 आवर्स मैं लगाती हूँ सोशल मीडिया पे। लेकिन इसको हम ये कह लेते हैं मरियम कि आप फ़ोन का जो इस्तेमाल करें वो बड़ा प्रोडक्टिव कर रही हैं, बड़ा मीनिंगफुल कर रही हैं, ज़बरदस्त। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि हम देखते हैं वरना बच्चे ना गेम्स खेल रहे होते हैं या मूवीज़ देख रहे होते हैं, और छोटे बच्चे हो जाए आपकी एज से तो वो कार्टून्स देख रहे होते हैं। आपका इस तरह कोई शौक है मूवीज़ का या इसके अलावा कोई, जैसे पेंटिंग का बड़ा शौक होता है ख़ुसूसन लड़कियों को, या चलें ये छोड़ दें कुकिंग का? गेमिंग की आपने बात की, गेमिंग कैन बी प्रोडक्टिव। जो मैंने स्टार्टिंग में आई हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल, उसमें 400+ वीडियोज़ हैं इन लेस देन लाइक 6 मंथ, यानी हर रोज़ मैंने 2 या 1 वीडियो बनाती थी मैं यूट्यूब की। तो जो मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज फ्रॉम गेमिंग, और उसके जो स्टार्टिंग की गेमिंग की 100 वीडियोस हैं। आप उसको भी, गेमिंग को भी अगर आपकी इंटरेस्ट है आप उसको एज प्रोडक्टिव देखो, तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स भी हैं जिन लोगों ने गेमिंग को अपना एरिया बनाया एंड दे हैव एक्सेल्ड इन इट। और गेमिंग कैन बी प्रोडक्टिव, यू कैन अर्न मनी फ्रॉम गेमिंग एज वेल। ये अच्छा मरियम, यूं तो ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ लेता हूं चूंकि आप कर बहुत कुछ रही हैं। वैसे नहीं पूछना चाहिए कि अर्निंग कितनी है, लेकिन आपने कहा ना पॉडकास्ट भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, आप सर्विसेज भी दे रही हैं, आपकी यस पर पेज रीडिंग पर भी आपको रेवेन्यू मिल रहा है। अगर शेयर करना चाहें तो रफली एवरेज कितना? बेसिकली अगर मैं आपको एक साफ से बात बताऊं, क्योंकि मैंने कहा था YouTube पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। YouTube पे जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उसके जो भी सारे इक्विपमेंट थी वो सारे मेरे पैसों की थी, क्योंकि आई वाज गेटिंग पेड बाय दिस डिफरेंट अदर रेवेन्यूज। वो भी अपने सारे इक्विपमेंट भी मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं मांगा, मैंने सारे इक्विपमेंट लिया। मैंने उस पर जो भी स्पेंडिंग वीडियोस अगर आप मेरी देखें, मैं और मेरी बहन नूडल्स खा रहे हैं, दैट द चैलेंज इज जो जीतेगा शी विल गेन लाइक
12,000 रुपीज़, अगर हु कैन होल्ड द ब्रेथ इस तरीके से, या फिर अपनी बहन को कहना कि 20 या 10 मिनट्स में 10,000 स्पेंड करो, यू नो, इस सब के लिए यू नीड द मनी। और यूट्यूब पे अभी अनेबलिंग इतना नहीं हुआ मेरा, डिस्पाइट मी मेकिंग वीडियोस, इतने अभी सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो बाकी जो रेवेन्यू है उसका यू नो आई जस्ट पुट दैट इन। तो आप सोच सकते हैं इट्स गुड, ओके, माशाल्लाह, अल्लाह करे कि अल्लाह आपको और दे। ठीक है, चले, मरियम से तो हमारी बात हो गया है, हादी भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमें हादी ज्वाइन करेंगे। हमसे पूरी इतनी सारी किताबें पढ़ लेना भैया, ये कैसे कर लिया, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाहौर समेत पंजाब भर में 10वीं और 12वीं क्लासेस का दोबारा से आगाज़ हो चुका है। चूँकि नोटिफिकेशन थोड़ा लेट जारी हुआ, इसलिए हमने देखा गुज़श्ता रोज़ तलबा की तादाद कम रही। 10वीं और 12वीं के अलावा दीगर क्लासेस के तलबा 7 जून से स्कूल और कॉलेज जाएंगे। सूबे में इम्तिहानात कब लिए जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में तो इम्तिहानात के शेड्यूल पर तलबा सड़कों पर निकल आए थे। लाहौर और दीगर शहरों में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए क्या प्लान बनाया गया, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब ने। मुराद साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा शेयर कीजिएगा, क्या हम इस पोजीशन में आ गए हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पंजाब के अब तालीमी इदारे जो हम खोल रहे हैं, फेजेस में खोल रहे हैं, ये दोबारा से बंद ना करने पड़े? आर वी गुड टू गो? जो पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से आ रही हैं रिपोर्ट्स, आई थिंक वी आर इन अ पोजीशन राइट नाउ कि मेरे ख्याल से जो इन्फेक्शन रेट है वो काफ़ी नीचे जा चुका हुआ है मेजॉरिटी इलाकों के अंदर। और आप देखना इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते हमने इसलिए खोल दी क्योंकि 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो होने, तो उनको अपना कैचअप करने में भी काफ़ी टाइम अभी चाहिए भी है। और मैं नहीं चाह रहा था कि एक एक्स्ट्रा वीक्स आया हो, सो दैट्स व्हाई। ठीक। अच्छा मुराद साहब, एक बड़ी चीज़ जो कि अल्लाह ना करे कि हम लाहौर में देखें या दीगर और शहरों में देखें, लेकिन इस्लामाबाद का एहतजाज जो तलबा का था वो आपने भी यकीनन देखा होगा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा ना हो, हुकूमत वक्त ने कोई प्लानिंग कर रखी है इस हवाले से? आप कोरोना की बात कर रही हैं या एहतजाज की बात कर रहे हैं? देखिए, एहतजाज तो करना सबका हक है, मगर मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को अपने यही जो एहतजाज पे टाइम लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से पढ़ाई पे टाइम लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम एहतजाज करना नहीं होता, स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना। और हम इस हफ्ते जो है वो सारे मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ऑल प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, एंड उसमें डिसाइड होना है कि क्या डेट्स और क्या आगे स्केड्यूल बन रहा है। और मेरी उसके अंदर यही है जो एडवाइस है कि मेरे ख्याल से एग्ज़ाम्स जो है वो तो टाइम पे होने चाहिए, मगर मेरे ख्याल से सब्जेक्ट्स को कुछ कम कर देना चाहिए। अच्छा, यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनके सब्जेक्ट्स कम करने की सजेशन होगी? मेरी तरफ से तो यही सजेशन जाएगी, देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि क्या डिस्कशन होती है। अच्छा। सबसे उसके ऊपर क्या फैसला। ओके, और सर ये भी डिस्कशन हो सकती है कि करिकुलम और कम किया जाए? नहीं, देखिए, जो ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं उनको तो उनका तो एग्ज़ाम हुए बगैर फिर आप आगे जा नहीं सकते ना। अच्छा। सो मैं देख रहा था कि अगर इलेक्टिव्स जो हैं या दूसरे जो हैं उसके अंदर अगर देखा जाए कि क्या बिल्कुल ही अहम है इस वक्त कि इसके बगैर आगे चला नहीं जा सकता। So we'll discuss everything once the meeting takes place। वो अगले 2 दिन if you can share कि आपकी राय में और आपकी सजेशन क्या होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको लगता है कि इम्तिहान ज़रूरी हैं, होने चाहिए और वक्त पर ही होने चाहिए? नहीं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे कहा नहीं तो एकदम वो सब चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगी। बच्चों ने वो किताबें तो करनी है बंद कि मुराद राज साहब ने 1 मिनट लगेगी। अच्छा, 1 मिनट लगेगा, उसको आग लग जाएगी 1 मिनट। थैंक यू कहना शुरू कर, लेकिन वो कहना शुरू कर देंगे मुराद राज साहब, आपको लोग थैंक यू कहना शुरू कर देंगे, आपको लोग बच्चों ने हीरो बना लेना है, दिलों का वजीर आजम बना देना है आपको। अच्छा मुराद राज साहब, लेकिन एक बात मुझे और बताएं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है कैंसल एग्जाम। अब हम कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी देख रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि एजुकेशनल मिनिस्टर्स जो हैं इनको रिव्यू करना चाहिए। जब बार बार एक बात की जाती है कि एग्जाम्स होंगे, लाजमी होंगे, विदाउट एग्जाम प्रमोट नहीं करेंगे, और अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, चूंकि ज़रा ट्विटर टॉप ट्रेंड है इस वक्त। तो क्या ऐसी कोई डिस्कशन किसी तरफ से आपकी नज़र में आई कि अभी भी डिस्कस हो सकता है ये ऑप्शन कैंसल एग्जाम का? आपको लगता है कि नो वे?
नो वे, एज सिंपल एज दैट। जितने मर्जी सेलिब्रिटीज आ जाएं, जो मर्जी आ जाए, ये कोई बात नहीं है। आप देखेंगे बच्चों का पहले कितना नुकसान हो चुका है, और हम पिछली दफ़ा भी उनको पास कर चुके हैं बगैर एग्ज़ाम के। इस तरह आप 2-2 साल पास कर देंगे एग्ज़ाम के बगैर, तो आप क्या जनरेशन आगे बनाने जा रहे हैं, किस किस्म के स्टूडेंट्स आप आगे निकाल रहे हैं। आई मीन दिस इज़ गोइंग टू बी जस्ट, तभी मैं कह रहा हूँ कि देखें, इसमें मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि हम लोग जब बैठेंगे इसके ऊपर कि देखें कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं। इन द सेंस ज़रूरी का मतलब कि आगे उन्होंने जब एडमिशन्स लेना है अपना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या आगे जो मूव करना है उसके लिए, तो आई थिंक उस ऑप्शन पे देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एग्ज़ाम कैंसिल करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। ठीक। अच्छा मुराद साहब, एक और चीज़, बच्चे ये भी तो मुतालबा कर रहे हैं ना कि थोड़ा और वक्त दे दिया जाए और इस वक्त में हम कुछ तैयारी कर लें, वो वक्त मांग रहे हैं। तो ये जो वक्त मांगने वाला मुतालबा है, आपकी नज़र में क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि कल हम एक माहिर तालीम से बात करते थे, उन्होंने कहा कि बच्चों का ये मुतालबा कि वक्त दे दें और फिजिकल क्लासेस के बाद कुछ अरसे के बाद इम्तिहान ले लें, ये मुतालबा दुरुस्त है। आप इस मुतालबे को कैसा देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वक्त बिल्कुल अगर हम दे सके तो ज़रूर देंगे, क्योंकि पहले ही हम उसको काफ़ी आगे कर चुके हैं इन एग्ज़ाम्स को। मगर ये देखें ना, ये सारा कनेक्टेड है आगे एडमिशन्स के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ भी। आप एक चीज़ मूव करते हैं तो फिर आपको 4 चीज़ें और भी मूव करनी पड़ती हैं। सो इसलिए विल हैव टू सी, इसमें पूरी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते, अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर इस पे सारी डिस्कशन। और क्या ये डिस्कशन भी होगी जो एक स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जब ऑनलाइन पढ़ा है तो फिजिकल एग्जाम नहीं, ऑनलाइन एग्जाम लें, क्या ऐसी डिस्कशन भी हो सकती है कि डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम क्या ऑप्शन है, पॉसिबल है? ऑनलाइन एग्जाम का मतलब है कि चीटिंग करने दें हमें। आप यकीन नहीं है कि बच्चे जो है वो चीटिंग के बगैर, एब्सोल्युटली राइट, सिंपल बात है, बिल्कुल बहुत सिंपल। ये आपको मैंने सिंपल जवाब दे दिया, ऑनलाइन का मतलब है हमें चीटिंग करना है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है आपकी सर। अब सर मुझे बताएं कि ये जो रवैया हमने स्टूडेंट्स का देखा है, क्या आई एम श्योर आपको भी दुख और तकलीफ हुई होगी कि जिस हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए उसमें डंडा और पत्थर देखा है हमने फैज़ाबाद में कुछ रोज़ पहले। तकलीफ दे मनाजर थे। आई मीन बड़ा ही अफसोस हुआ मुझे, वो किसी की कार का भी आपने देखा बिल्कुल, था क्या बिल्कुल किया। आई मीन मुझे समझ नहीं आती कि इस कौम को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। और वो देखें अभी भी आप जो दिखा रहे हैं टीवी पे, उस गाड़ी का हशर देखें किसका कितना नुकसान उस शख्स का कर दिया इन्होंने। आई मीन मुझे तो समझ नहीं आती कि स्टूडेंट्स पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। आपको मैं एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा और उसका वालिद पूरा सोशल मीडिया पे लगे हुए, हर जगह प्रेशर डाल रहे थे, एग्ज़ाम कैंसिल करें, एग्ज़ाम कैंसिल करें। आपको पता है कि मैं आपको ट्वीट भिजवा देता हूँ, उस बच्चे को गिटार पे गाना गाते हुए अपनी फैमिली के साथ नथिया गली में रिकॉर्डिंग की गई है। आई मीन कुछ तो शर्म आनी चाहिए इस तरह की चीज़ें करते हुए। एक तरफ आप प्रेशर डाली जा रहे हैं एग्जाम कैंसिल करें, दूसरी तरफ आप नथिया गली बैठ के गाने यानी सर इसका मतलब एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस माहौल में पेरेंट्स पर आती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं। जो बच्चा घर से बाहर निकल रहा है एहतजाज करने के लिए, या बच्चा घर में बैठ के सोशल मीडिया पर जो एहतजाज कर रहा है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उसे देखेंगे वो क्या कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं एक चीज इसमें आपको बताऊं, हर चीज हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं बिल्कुल कि जी गवर्नमेंट सब कुछ करे। आई मीन पेरेंट्स को भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए ना। ये जो हरकतें हो रही हैं, ये जो आप बाहर सब कुछ दे रहे हैं, इन सब के माँ बाप नहीं है रोकने के लिए इनको कि तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो। बैठ के पढ़ाई करो इसकी जगह। सही। यानी पेरेंट्स का किरदार जस्ट अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। बिल्कुल। और मुराद साहब हम कल भी यही बात कर रहे थे कि पेरेंट्स का किरदार और पेरेंट्स का बच्चों को समझाना कि ये वक्त और आने वाला वक्त उनके लिए कितना अहम है, ये बेहद ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया, बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, और बस अब बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दें कि पेपर्स कैंसिल नहीं होंगे जनाब, तैयारी कर लो। लेकिन आई एम श्योर मुराद राज साहब इस गुफ्तगू के बाद बच्चे ये सोच रहे होंगे कौन सा पेपर होना और कौन सा नहीं होना।
माहौल साफ करने के लिए उठाए गए बेहतरीन कदम की बात। बिल्कुल, बहुत सारे इकदाम हमने देखा कि पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए। अब एक और कदम है, प्लास्टिक की खाली बोतल मशीन में डालें और 100 रुपये का कूपन हासिल करें। इस्लामाबाद में पहली रिवर्स वेंडिंग मशीन नस्ब कर दी गई है, जिसका मकसद ये है कि हमें साफ माहौल जो है उसको मज़ीद साफ़ करना है, उसको मज़ीद बेहतर करना है। माहौल को साफ़ करने के लिए जदीद और मुनफरिद तरीके अपनाने होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी मलिक अमीन असलम साहब ने। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। पीटीआई गवर्नमेंट के जो मंसूबे हैं, जो इकदामात हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बिलियन ट्री सुनामी की बात हो या पहाड़ों पर बीज फेंक कर जंगलात में इजाफे का इकदाम हो, हम मुसलसल माहौलियात में बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशें देख रहे हैं कि हुकूमत कितनी कोशा है। अब इस्लामाबाद में ये जो मशीन नस्ब की गई है, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? यकीनन लोगों की आगाही के लिए, लोगों को इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए कि माहौल को साफ रखने में उनका भी बड़ा किरदार होता है, ये एक बड़ा बेहतरीन इकदाम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। ये बिल्कुल एक ऐसी स्कीम हमने मुतारिफ़ कराई है जिसका पायलट हमने इस्लामाबाद में यहाँ पर F7 की जो मार्केट है, जिना सुपर मार्केट, उसमें रखा है एक मशीन। इसका ये डिपॉजिट रिफ़ंड स्कीम होती है कि इसमें आप जब कोई मशरूब ख़रीदते हैं, कोई बोतल कोक या पेप्सी ख़रीदते हैं, तो उसके बाद वो जो बोतल जब खाली हो जाती है, बजाय इसके कि उसको आप वेस्ट का हिस्सा बनाएं, आप इस मशीन में उसको डालें तो आपको एक इंसेंटिव मिलता है, एक कूपन मिलता है। आजकल जो मिल रहा है उसमें KFC में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये इसका मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि हमने इसको जो ट्रैश है या वेस्ट है इसको फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसको हमने रिसाइकिल करना है। और आगे हमने बैक एंड के ऊपर इसके साथ एक कंपनी है ग्रीन अर्थ, उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है इस कंपनी का, ताकि वो जो जब आप बोतल अंदर जाती है तो वो क्रश हो जाती है और फिर उस क्रश करके उसको रिसाइकिल किया जाता है, और रिसाइकिल करके या उसको दोबारा प्लास्टिक में चेंज किया जाता है या उससे मुख्तलिफ चीज़ें, मसलन प्लास्टिक के डस्टबिन हैं या पार्क्स के अंदर प्लास्टिक के बेंचेस रखने के लिए है, वो उसमें बना दिए जाते हैं। तो ये एक तरीका है वेस्ट के साथ डील करने का, और इसमें आवाम को भी इंसेंटिव दिया गया है कि वो इसमें शिरकत भी करें, और इससे एक आगाही भी बढ़ेगी। और इंशाल्लाह एक जो प्लास्टिक वेस्ट का बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, उसकी तरफ एक ये कदम है। इसको हम कोई तकरीबन 2-1 महीने स्टडी करेंगे इस पायलट को, और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी कामयाबी के बाद और उसको फाइन ट्यून करके फीडबैक लेके इसमें से बाकी शहरों में भी लगाएंगे। ठीक सर, जब हम प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ऐसे में पाकिस्तान में आज से चंद माह पहले बड़ा ज़ोरों शोर से नेशन वाइड हमने कैंपेन देखी थी कि प्लास्टिक बैग्स नहीं मिलेंगे। वो चाहे आप दूध लेने जा रहे हैं, चाहे किसी दुकान पर जा रहे हैं, तो वो आपको चीज़ ऐसे दे दी जाती थी या कहा जाता था आप बर्तन लेकर आएँ, दूध लेकर जाएँ। बड़ी अच्छी कैंपेन थी, लेकिन ख़त्म हो गई। इसका कोई हमें रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया। एग्री विद दैट सर? बिल्कुल, ये आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह ये है कि ये कोविड के ज़माने में प्लास्टिक ने एक कमबैक किया है। पाकिस्तान में नहीं, तमाम दुनिया में हुआ, क्योंकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक या सिंगल यूज़ आइटम्स थे, उन्होंने एक कमबैक किया कि आपने जो वबा जब फैल रही थी तो वो था कि आप एक चीज़ को हाथ लगाएं तो दोबारा उसको ना लगाएं हाथ। तो उसमें प्लास्टिक ने कम बैक किया दुनिया में, और पाकिस्तान में भी हमने देखा कि हमें थोड़ा सा एक्सीलेटर से पाँव उठाना पड़ा। लेकिन वो कानून हमने बना लिया है, कानून मौजूद भी है, और इंशाल्लाह जैसे ही हम ये कोविड से थोड़ा सा सेटल होती है सिचुएशन, उस कैंपेन को दोबारा हम चलाएंगे। थर्ड वेव से पहले हमने बिल्कुल इरादा कर लिया था, लेकिन वो थर्ड वेव की वजह से फिर थोड़ा सा रुक गया। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। चूंकि सर आपने कानून की बात की है, तो कानून तो ये भी है कि कहीं पर भी कचरा नहीं जलाया जा सकता, पकड़ा जाएगा। एग्जैक्टली है कि आपने कचरा नहीं जलाना वरना कार्रवाई होगी, लेकिन उस लिखे हुए को भी लोग खातिर में नहीं लेकर आते, जला देते हैं कचरा, और फिर वो जो काला धुआं उठता है, यकीनन हम देखते हैं कि उससे माहौल ज़्यादा आलूदा होता है। तो ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है, इसके खात्मे के लिए हुकूमत कोई प्लान बना रही है? बिल्कुल, फ़ज़ाई आलूदगी में कचरा जो है जो जलाते हैं, ये एक बहुत बड़ा एक आंसर होता है, और इसके ऊपर कानून भी मौजूद है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल के ऊपर होती है, लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं। हमने उनको एक क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव के तहत एक इंसेंटिव बेस अगेन एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर वो लोकल गवर्नमेंट्स जो कि अच्छा काम कर रही हैं उनको हम रिवॉर्ड करते हैं, जो नहीं कर रही उनको पिनलाइज करते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी आलूदगी का ज़रिया जो थी, ये हमारे भट्टे थे, ब्रिक किल्स थे। तो ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पंजाब में तकरीबन 8,500 ब्रिक किल्स हैं, और वो
कन्वर्ट नहीं हो रहे थे इनटू अ बेटर टेक्नोलॉजी, जिसको ज़िगज़ैग कहते हैं, जिससे एमिशंस जो आपकी तकरीबन 60-65% कम हो जाती हैं। तो हमने वो जो है पिछले 8 महीने में इसको हमने PDMA के हवाले किया और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और 100% कन्वर्जन कर ली है। और एक ऐप भी बना दिया है, जो ऐप अब मौजूद है, जिसके ज़रिए आम सिटीजन्स अगर कोई ऐसा भट्टा देखें जहाँ कन्वर्जन नहीं हुई या वो कन्वर्जन हो गई और वो मशीन नहीं चला रहे जो ब्लोअर होता है, तो वो उस ऐप के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं और रियल टाइम में उस पर रिस्पॉन्ड होता है। तो ये इंशाल्लाह एक ऑन गोइंग प्रोसेस है माहौल की बेहतरी का, इस हुकूमत का और ख़ुसूसन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये फोकस है कि हमने पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाना। और जैसे आप देख रहे हैं कि दुनिया में भी इसकी पजीराई हो रही है पाकिस्तान के इक़दाम की, और इस साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 तारीख को, पाकिस्तान उसको ग्लोबली होस्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी एक रिकग्निशन भी है और बहुत ऑनर भी है पाकिस्तान के लिए। वजह यही है कि पाकिस्तान बहुत सारे इक़दाम ले रहा है, हर चीज़ फ़ौरन ठीक हो नहीं जाती, लेकिन हमने एक सिम थी उसको कोशिश कर रहे हैं कि ठीक डायरेक्शन में करें, लोगों को अवेयर करें और लोगों को साथ लेकर चलें, क्योंकि वो जब स्टेक होल्डर बनेंगे तो तभी हम माहौल को साफ। बिल्कुल सही है सर, इतना कुछ हो रहा है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, सराहा भी जा रहा है, बट फिर भी सर पाकिस्तान के कुछ शहर ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के लिस्ट में ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम कब देखेंगे कि लाहौर, कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद ये शहर उस लिस्ट में ऊपर ना हो, नीचे हो? इसमें देखें बहुत सारे इक़दाम हैं जो एयर पोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं। अब एयर पोल्यूशन में ये ब्रेक केल्स है जिसके ऊपर हमने एक कदम उठा लिया है। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हम लेकर आए हैं। कल रात को शाम को फंक्शन था जहाँ पर तमाम एम्बेसडर्स थे और उधर हमने अनवेल किया है कि पाकिस्तान की अपनी बनी हुई मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, अपना बना हुआ रिक्शा है, इलेक्ट्रिक रिक्शा, और इंशाल्लाह गाड़ी भी आ रही है पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक गाड़ी। अच्छा। ये जब गाड़ियाँ आएंगी इससे भी एमिशंस कम होगी। फिर हमने सॉरी टू इंटरप्ट का इशू था, सॉरी टू इंटरप्ट, चूंकि आपने यूरो 2 के ऊपर थे, अब यूरो 5 पे हम चले। ठीक है, अब चूंकि सर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर ली तो मैं सिर्फ आपसे जानना ही चाह रहा था, टॉपिक से वैसे हट जाऊंगा, ये जो इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं सर, इससे मुतालिक सर जो इलेक्ट्रिक कार्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, यानी वो भी सड़कों पर नहीं है लेकिन वो बनी हुई हैं, जब उनसे उनके ओनर से बात हुई वो कहते हैं कि वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द ऑर्डिनेंस और अभी इसकी जो कीमत है उसका तयन होना है। और जब हमने कीमत की एस्टिमेशन की बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत महंगी होंगी, यानी जो आम गाड़ी हमें अगर 12-15 लाख की मिल रही है तो वो कहते हैं कि ये तो उससे भी महंगी होगी। ये आपके इल्म में है कि वाकई ऐसे होने वाला है? ये बिल्कुल हमारे इल्म में है। इसमें हमने एक पॉलिसी बनाई थी और पॉलिसी हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज इसको पॉलिसी को हाउस करती है, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री का काम ये था कि हम ओवरसाइट कमेटी के हेड थे, यानी कि ये देखेंगे जो पॉलिसी में हमने बातें की हैं क्या वो अमल दरामद भी हो रहा है उन पे कि नहीं। अच्छा। तो मैंने पिछले हफ्ते उसकी मीटिंग बुलाई थी, पहले ही उसको चेयर किया, और जो आप बात कर रहे हैं वो वाकई सही है कि उसमें बहुत सारे इंसेंटिव जो हमने दिए हैं पॉलिसी में, अनाउंस किए हैं, कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए और जगह जगह पे उनको मुश्किलात आ रही है। तो इंशाल्लाह उसको हमने टेकअप किया हुआ है। अच्छा, अगर ये हो जाता है, ये जो आप बात करें सर कि अब आपके नोटिस में भी है और ये चीज़ें जो इंसेंटिव आप देना चाह रहे थे, जो हुकूमत देना चाह रही है वो वाकई मिले, ये जो इलेक्ट्रिक कार होगी इसकी प्राइस क्या एस्टिमेट है, कितने की होगी ऑन रोड? ये देखें जिस तरह बाकी गाड़ियों की प्राइस जो है वो 10-15 लाख से लेकर 10-15 करोड़ तक गाड़ी होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी बहुत सारी किस्में हैं। और इसमें जो गाड़ियों की कीमत है वो हमने इंसेंटिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिए थे कि एक अफोर्डेबल गाड़ी हो और वो उसका प्राइस पॉइंट इस किस्म का हो कि लोग वो गाड़ी खरीदें। और जब उसका जो वो इंसेंटिव उसमें ये है कि गाड़ी के चलाने का कोई खर्चा नहीं है, आपका जो चलाने का खर्चा है वो तकरीबन 80% या 90% कम हो जाता है, क्योंकि आप उसको बिजली पे चला रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस कोई नहीं है, तो वो एक ज़ीरो ऑपरेशन कॉस्ट हो जाती है। मिनिमम आपका अंदाजा क्या है इलेक्ट्रिक कार मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस क्या है? मिनिमम मेरे ख्याल में ये आई थिंक ये मेरे जो ख्याल में 20-25 लाख की रेंज से लेकर और फिर अभी 1.25 करोड़ की भी गाड़ियाँ हैं। 20-25 लाख मिनिमम। तो शुएब मुझे यकीन है मलिक साहब आप खरीद लेंगे। नहीं बिल्कुल ही बहुत महंगी है, मैंने खरीद रहा। बेहद शुक्रिया मलिक साहब, आप बात जी महंगी है लेकिन इसको हम कोशिश ये कर रहे हैं। जिस तरह अभी कल हमारा इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था, एक साजगार कंपनी उन्होंने अपना एक रिक्शा डिस्प्ले किया था, तो वो ये कह रहे थे कि हम जिस तरह चाइना में 3 व्हीलर कार्स भी आई हैं, बिल्कुल 3 व्हीलर कार्स जो हैं वो उसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और वो 4-5 लाख की आपको पड़ जाती है। उसमें यह कि शहर के अंदर अगर आपने चलानी है तो वो उसको कहते हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये कैटेगरी है कि इसको कहते हैं लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो वो 60-70 की स्पीड पे चल सकती है, लेकिन वो
शहर के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त सवारी है, उसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, वो 3 व्हीलर्स हैं, तो वो भी हम उसको भी एक्सप्लोर कर रही हैं। ये कंपनीज का काम है और इंशाल्लाह अगर वो समझेंगे कि ये 4-5 लाख की रेंज में हम निकाल सकते हैं तो वो भी आई थिंक बहुत ये हो जाए तो फिर हर एक के पास गड्डी होगी। मलिक साहब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू कर। और पाकिस्तान के माहौल को बेहतर बनाने में जो PTI गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। हम आगे बढ़ते हैं और अब्दुल हादी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक ऐसा बच्चा जिसने सैकड़ों किताबें पढ़ ली हैं। और वो जब किताबें उन्होंने पढ़ी हैं तो मैं खुद हैरान हूँ कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, शुएब हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, उन्हें ज़्यादा मोबाइल में या गेम्स में नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही मैं अब्दुल हादी की बात कर रही हूँ कि भाई इस उम्र के बच्चों को 10 साल की उम्र के बच्चों को गेम्स खेलने का बड़ा शौक होता है, लेकिन अब्दुल हादी ने किताबें पढ़ी और काफ़ी ज़्यादा पढ़ी। मरियम से भी पहले हमने गुफ्तगू की थी, हादी से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हादी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हादी है। अब्दुल हादी, मुझे ये बताएं कि आपने इतनी किताबें पढ़ी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, सबसे पहली किताब कौन सी थी जो आपने पढ़ी और क्या पेरेंट्स को देख के शौक हुआ या खुद से बस आपने किताब खोली पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने लगाया कि बेटा बैठ जाते पढ़? और मेरे पेरेंट्स से शौक हुआ था। मामा को पढ़ती थी नॉवेल्स, मैं उनको देखकर मुझे शौक हुआ था। सबसे पहली बुक मैंने पढ़ी थी उसका नाम था स्टोरीज फॉर किड्स। और बस छोटे बच्चों के स्टोरीज थे, उसमें 3 चैप्टर थे। एंड पहले चैप्टर था बेयर की स्टोरी, दूसरा चैप्टर था रैबिट की स्टोरी, तीसरा चैप्टर का डॉग का स्टोरी। एंड बहुत लेंथी बुक थी, बहुत बड़ी। कितने डेज में खत्म की थी इतनी बड़ी बुक? वो ऐसे 3 वीक्स में मैंने फिनिश कर दी थी। 3 वीक्स में, बहुत लेंथी बुक थी। अच्छा, मैं मल्टीपल टाइम्स ही पढ़ी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। थोड़ा सा इम्तिहान ले में है हादी का, थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं क्योंकि ज़रा वर्ल्ड वॉर 1 आपने उससे मुतालिक किताब पढ़ी, 2 पढ़ी। वर्ल्ड वॉर 1 एब्स्ट्रैक्ट क्या है उस जो आपने किताब पढ़ी, उसका समरी अगर आप शेयर करना चाहें ताकि हम लोगों को बता सकें कि आपने पढ़ी है। अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट हाउ लाइफ वाज इन वर्ल्ड वॉर 2, बल्कि कोई वर्ल्ड 1 बुक नहीं थी। अच्छा, बस वर्ल्ड वॉर 2 की बुक थी। वो एक्सप्लेन करता था ना हाउ वाज लाइफ इन जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 2। वो ना कोई स्टोरी अबाउट अ गर्ल है जो ऑस्ट्रिया में रहती थी, बल्कि जब जर्मन ने इन्वेड किया वो जर्मनी की, and वो adopted away by foster parents and after that then वो Jews तो banned थे जर्मनी in that time। जर्मनी में Jews banned थे, so वो foster parent father था। वो होता था वर्ल्ड वॉर 1 में था। उसने मीट किया था कोई Jewish फ्रेंड मिलिट्री में, बैटलफील्ड में उसने मीट किया था। एंड then बुक में जबरदस्त के पढ़ भी ली और फिर याद भी रह गया। उसने गेट किया शॉट ऑन अ हिल। ओहो जबरदस्त, किया था शॉट, किल था वो। अच्छा हादी, ये तो चले हमने शुएब के सवाल का जवाब दे दिया ना। शुएब इम्तिहान में पास है? पास है जी, पप्पू पास हो गया। अच्छा अब्दुल हादी, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कौन कौन से शौक है आपके? मतलब किताबें पढ़ना तो ठीक है, इसके अलावा क्या ड्राइंग पसंद है? स्पोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें पसंद है? कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या करना पसंद है? बस बुक रीडिंग करना पसंद है। Okay, that's the only hobby you have. फेड अप होता हूं, फिर मैं कोई BBC न्यूज़ भी देना, टीवी भी देख देता हूं थोड़ा सा। हमारा शो देखते हैं, भी देख देता हूं। फेड अप होने के टाइम में रीडिंग कर रहा होता हूं। एंड फुटबॉल भी खेलता हूं मेरे बहन के साथ, फ्रिस्बी भी खेलता हूं। अच्छा, हमने ये सुना है अब्दुल हादी कि आपकी अम्मी को आप बड़ा तंग करते हैं। तंग इस तरह से करते हैं कि आप कोई किताब पढ़नी होती है आपने और फिर अम्मी आपकी ढूंढ रही होती है मुख्तलिफ बुक्स स्टॉल्स पे जाके कि अच्छा ये किताब अब मुझे लेनी है अब्दुल हादी के लिए। इज इट सो? जी। क्यों तंग करते हैं इतना? रेंट पे बुक्स नहीं मिलती। अच्छा, नेट पे नहीं मिलती इसलिए। तो वैसे कौन सी ज्यादा? रेंट बहुत ज्यादा होता है। रेंट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कोई ऐसी किताब अब्दुल हादी जो कि आपका शौक है कि आप पढ़ें और आपने उसके लिए ना वक्ता पाया हुआ है अपनी अम्मी को कि लेकर आए, ढूंढ के, अम्मी बार बार जाती है और नहीं मिलती वो किताब, कौन सी किताब है वो? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर हम भिजवाएंगे आपको। कौन सी पढ़नी है आपने? 1 2 3 4 5 कौन सी पढ़नी है?
सारी बस पूरी सीरीज पढ़ी है। चले मैं सिर्फ फर्स्ट वाली बुक पढ़ी है और थर्ड वाली बुक। ओके, आई डू हैव द रेस्ट। अब्दुल हादी, डोंट वरी, सेकंड वॉल्यूम वाली चाहिए। ठीक है, मैं इस्लामाबाद जब अब दोबारा आऊंगा तो मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगा, डोंट वरी। स्टे ब्लेस्ड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अब्दुल हादी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। जनाब वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाइए तो मास्क लगा कर जाइए और वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि अब वैक्सीनेशन तकरीबन सबकी हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़।